इस फोटो को देखकर शायद आपको भी यही लगेगा कि ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश होंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस मुस्कुराती तस्वीर के पीछे एक ऐसी खौफनाक कहानी छिपी है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन दोनों की शादी को अब भी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन शादी के महज 30 दिन बाद इस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस खौफनाक साजिश में इसका साथ इसके प्रेमी ने दिया था। लेकिन इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा अब भी बाकी था। इस लड़की और इसकी मां दोनों का प्रेमी एक ही व्यक्ति था, यानी मां और बेटी दोनों एक ही आदमी के प्यार और जुनून में अंधी हो चुकी थीं। और इसी अवैध रिश्ते और हवस की आग में एक सीधे साधे और बेगुनाह इंसान की जान चली गई। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच शुरू की तो एक एक करके ऐसे खौफनाक खुलासे सामने आए जिन्होंने सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले से होती है। इसी जिले में एक खूबसूरत से घर में एक छोटा लेकिन बेहद खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार का 32 वर्षीय बेटा घंटा तेजेश्वर अपने माता पिता, जुड़वां भाई तेजवर्धन और एक बहन के साथ रहता था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और आपस में गहरा अपनापन था। देखने वालों को यही लगता था कि इस परिवार की खुशियों को शायद किसी की नजर कभी नहीं लग सकती। कुछ समय पहले ही इस परिवार ने अपना नया घर बनवाया था। घर की हर छोटी बड़ी चीज, चाहे फर्नीचर हो, इंटीरियर हो या सजावट, सब कुछ तेजेश्वर ने अपनी मेहनत और पसंद से तैयार करवाया था। उसे फैशन और अच्छे लाइफस्टाइल का भी काफी शौक था। पेशे से तेजेश्वर एक प्राइवेट लैंड सर्वेयर का काम करता था, यानी वो जमीन की पैमाइश करना, उसकी सही सीमा तय करना और प्लॉट से जुड़े सर्वे का काम करता था। उसके पास इस काम के लिए जरूरी लाइसेंस और सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे। भले ही ये सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन वो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। इसी वजह से लोग उस पर भरोसा भी करते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि तेजेश्वर का पहला प्यार उसका पेशा नहीं बल्कि डांस था। एक समय ऐसा था जब वो बच्चों को डांस सिखाता था और इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं रहीं और उसे अपना सपना अधूरा छोड़कर रोजगार के लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। इसी इलाके से कुछ दूरी पर एक और गांव था जहां ऐश्वर्या नाम की एक लड़की अपनी मां सुजाता के साथ रहती थी। उनके परिवार में सिर्फ यही 2 सदस्य थे। सुजाता एक एनबीएफसी में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी और उसकी मामूली कमाई से ही घर का पूरा खर्च चलता था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इसलिए रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर 2 वक्त की रोटी तक सब कुछ सुजाता की मेहनत पर निर्भर था। आर्थिक तंगी के कारण ऐश्वर्या अपनी पढ़ाई केवल 10वीं कक्षा तक ही कर सकी। आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए संभव नहीं था। कई बार जब सुजाता की तबीयत खराब हो जाती और वो काम पर नहीं जा पाती, तब ऐश्वर्या ही अपनी मां की जगह जाकर सफाई का काम करती थी, ताकि नौकरी पर कोई असर ना पड़े और घर की आमदनी बनी रहे। उधर समय के साथ तेजेश्वर की उम्र 32 साल हो चुकी थी। अब परिवार और रिश्तेदारों को लगने लगा कि उसकी शादी का सही समय आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने जान पहचान वालों और रिश्तेदारों से कहना शुरू किया कि अगर किसी अच्छे और संस्कारी परिवार की लड़की का रिश्ता हो तो उन्हें जरूर बताया जाए। परिवार चाहता था कि जल्द से जल्द तेजेश्वर की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए। संयोग से ऐश्वर्या के कुछ रिश्तेदार भी उसी इलाके में रहते थे जहां तेजेश्वर का परिवार रहता था। यहीं से दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक नए रिश्ते की नींव रखी जाने लगी। दरअसल ऐश्वर्या की नानी का घर तेजेश्वर के घर के पास ही था। इसी वजह से ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता का वहां अक्सर आना जाना रहता था। इसी दौरान जब तेजेश्वर के लिए रिश्ता तलाशे जाने की बात आसपास के लोगों तक पहुंची तो इसकी जानकारी ऐश्वर्या के परिवार को भी हुई। दूसरी ओर सुजाता भी चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे, जिम्मेदार और संस्कारी परिवार में हो जाए। जब सुजाता को तेजेश्वर और उसके परिवार के बारे में पता चला तो उसे ये रिश्ता अपनी बेटी के लिए ठीक लगा। इसके बाद सुजाता ने खुद पहल करते हुए तेजेश्वर के परिवार से संपर्क किया और शादी की बातचीत शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद वो ऐश्वर्या को साथ लेकर तेजेश्वर के घर पहुंची। ये साल 2024 की बात है।
दोनों परिवार आपस में मिले, एक दूसरे को समझा, परिवारों के बारे में विस्तार से बातचीत की और आखिरकार इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। पहली ही मुलाकात में तेजेश्वर और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद साल 2024 में उनकी सगाई धूमधाम से हुई। पहले उनकी शादी फरवरी 2025 में तय हुई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक और आर्थिक कारणों की वजह से शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से नई तारीख 18 मई 2025 तय की गई। आखिरकार 18 मई 2025 को एक मंदिर में परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी संपन्न हुई। शादी के दिन दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। हर तरफ हंसी, मुस्कुराहट और नई शुरुआत की उम्मीदें दिखाई दे रही थीं। तेजेश्वर और ऐश्वर्या भी अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित थे। शादी के बाद ऐश्वर्या अपने ससुराल आ गईं और वहां 2 दिन तक रहीं। इसके बाद परंपरा के अनुसार शादी के बाद की रस्में निभाने के लिए वो अपने मायके चली गईं। सभी रस्में पूरी होने के बाद वो दोबारा अपने ससुराल लौट आईं, क्योंकि उसका मायका और ससुराल एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए दोनों घरों के बीच उसका आना जाना अक्सर लगा रहता था। उस समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय बाद इस नई नवेली शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शादी के बाद अक्सर ऐसा होता था कि तेजेश्वर खुद ऐश्वर्या को उसकी मां के घर छोड़ने जाया करता था। दोनों अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे। उनके बीच प्यार, विश्वास और समझदारी लगातार बढ़ती जा रही थी। दोनों परिवार भी अपने बच्चों को खुश देखकर बेहद खुश थे। देखने वालों को यही लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और समय के साथ उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। इसी बीच अपने पेशे की वजह से तेजेश्वर को अक्सर अलग अलग इलाकों में जमीन का सर्वे करने जाना पड़ता था। 17 जून 2025 को भी उसे एक फोन आया जिसमें किसी व्यक्ति ने उसे जमीन का सर्वे करने के लिए बुलाया। ऐसे कॉल आना उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी, क्योंकि यही उसका रोज का काम था। फोन आने के कुछ देर बाद तेजेश्वर अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया। उस समय शाम हो चुकी थी और ऐश्वर्या अपने ससुराल में ही मौजूद थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन तेजेश्वर अब तक घर वापस नहीं लौटा। जिस समय तक वो रोज घर पहुंच जाया करता था, उससे काफी देर बीत चुकी थी। परिवार के लोग लगातार उसका इंतजार करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब घर वालों ने उसे फोन किया तो उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। ये बात पूरे परिवार के लिए बेहद चिंता का कारण बन गई, क्योंकि तेजेश्वर का स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर उसे कभी कहीं देर हो जाती तो वो सबसे पहले अपने घर वालों को इसकी जानकारी देता था, और अगर वो दोस्तों के साथ होता तो उसके किसी ना किसी दोस्त को उसकी पूरी जानकारी जरूर होती थी। परिवार ने तुरंत उसके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी के पास तेजेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद परिवार के सदस्य खुद उसे तलाशने निकल पड़े। उन्होंने उन बच्चों से भी पूछताछ की जिन्हें तेजेश्वर पहले डांस सिखाया करता था, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात बीत गई, लेकिन तेजेश्वर का कहीं कोई पता नहीं चला। अगली सुबह होते ही तेजेश्वर का भाई सीधे स्थानीय पुलिस थाने पहुंचा और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि 17 जून की शाम तेजेश्वर काम के सिलसिले में घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। वो घर वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। परिवार ने अपनी तरफ से हर संभव जगह उसकी तलाश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला मानकर जांच शुरू की। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों से विस्तार से पूछताछ की। उन्होंने जानने की कोशिश की कि तेजेश्वर आखिरी बार कब और किस समय घर से निकला था। वो आमतौर पर किस समय वापस लौटता था, घर से निकलने से पहले उसकी परिवार वालों से क्या बातचीत हुई थी, और उस दिन उसके व्यवहार में कोई असामान्य बात तो नहीं थी। पुलिस ने इन सभी जानकारियों को बारीकी से दर्ज किया और जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तेजेश्वर की तस्वीर, नाम और सभी जरूरी जानकारियां आसपास के सभी पुलिस थानों में भेज दी। साथ ही एक सूचना भी जारी की गई
कि यदि किसी को तेजेश्वर के बारे में कोई जानकारी मिले या वो कहीं दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दी जाए। दूसरी ओर पुलिस और परिवार दोनों लगातार उनकी तलाश में जुटे रहे। 18 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन तेजेश्वर का कोई सुराग नहीं मिला। हर गुजरते दिन के साथ परिवार की चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर 22 जून 2025 को तेजेश्वर के घर से लगभग 140 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे खेतों में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें आसपास से एक बेहद तेज और अजीब बदबू आने लगी। शुरुआत में सभी को लगा कि शायद किसी जानवर का शव पड़ा होगा, जिसकी वजह से इतनी दुर्गंध फैल रही है। लेकिन जैसे जैसे वे बदबू की दिशा में आगे बढ़ते गए, दुर्गंध इतनी भयानक होती गई कि वहां कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार जब मजदूर नहर के किनारे झाड़ियों के पास पहुंचे तो उनके सामने ऐसा मंजर था जिसने सभी के होश उड़ा दिए। झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो बुरी तरह सड़ और गल चुका था। ये दृश्य देखकर सभी घबरा गए और बिना देर किए पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरी तरफ तेजेश्वर की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस लगातार उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही थी। जांच के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। पुलिस को पता चला कि तेजेश्वर का मोबाइल फोन आखिरी बार उसी इलाके में एक्टिव हुआ था जहां नहर के पास ये अज्ञात शव मिला था। ये जानकारी सामने आते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि गुमशुदा तेजेश्वर और नहर के किनारे मिले इस शव के बीच कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर हो सकता है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी और मामले की पड़ताल और भी तेज कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और शव की पहचान के साथ साथ जांच शुरू कर दी। उस समय तक शव बुरी तरह सड़गल चुका था। चेहरा इतनी खराब अवस्था में था कि उसे देखकर किसी भी व्यक्ति की पहचान कर पाना लगभग असंभव था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया। साथ ही उस पुलिस थाने को भी तुरंत सूचना दी गई जहां तेजेश्वर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। उन्हें बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है और उसकी पहचान के लिए गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों को बुलाया जाए। ये सूचना मिलते ही तेजेश्वर की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंच गई। कुछ ही देर बाद तेजेश्वर का भाई, उसके पिता और परिवार के बाकी सदस्य भी अस्पताल पहुंच गए। जब उन्हें शव दिखाया गया तो शुरुआत में तेजेश्वर के पिता उसे पहचान ही नहीं सके। शव की हालत इतनी भयानक थी कि उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये उनके बेटे का शव हो सकता है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने शरीर पर बने कुछ टैटू और पहचान के अन्य निशान परिवार को दिखाए। जैसे ही परिवार ने उन निशानों को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि वो शव किसी और का नहीं बल्कि तेजेश्वर का ही था। ये सच सामने आते ही पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अस्पताल का माहौल मातम में बदल गया। परिजन फूट फूट कर रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तेजेश्वर के साथ इतनी बेरहमी किसने की और उसकी हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पाया कि तेजेश्वर के शरीर पर किसी धारदार हथियार से किए गए कई गहरे घाव मौजूद थे। इन चोटों से साफ संकेत मिल रहे थे कि उनकी हत्या बेहद बेरहमी और योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। अब पुलिस के सामने 3 सबसे बड़े सवाल यही थे कि तेजेश्वर की हत्या किसने की होगी और इस पूरी साजिश के पीछे आखिर मकसद क्या था। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने जांच को कई अलग अलग पहलुओं से आगे बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि तेजेश्वर पेशे से एक लैंड सर्वेयर था, इसलिए जमीन की नाप जोख के दौरान कई बार लोगों के बीच विवाद भी हो जाते थे। कुछ लोग उस पर गलत माप करने या किसी की जमीन की सीमा गलत बताने के आरोप लगाया करते थे। कई मामलों में ऐसे विवाद काफी गंभीर भी हो जाते थे। इसी वजह से पुलिस को शुरुआत में शक हुआ कि कहीं ये हत्या किसी पुराने जमीन विवाद का नतीजा तो नहीं है। इसलिए इस एंगल से भी गहराई से जांच शुरू की गई। इसके साथ ही पुलिस ने उस जगह की भी बारीकी से फॉरेंसिक जांच करवाई जहां तेजेश्वर का शव मिला था। घटनास्थल से हर छोटे बड़े सबूत को सावधानी से इकट्ठा किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि हत्या वहीं हुई थी या शव को कहीं और से लाकर यहां फेंका गया था। पुलिस ये भी जानना चाहती थी
कि क्या वहां ऐसा कोई सुराग मौजूद है जो सीधे हथियारों तक पहुंचने में मदद कर सके। जांच के दौरान पुलिस ने तेजेश्वर के परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों से भी लंबी पूछताछ की। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि क्या तेजेश्वर की किसी से दुश्मनी थी, किसी के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा था, या फिर हाल के दिनों में ऐसा कुछ हुआ था जो इस हत्या की वजह बन सकता था। इसी बीच पुलिस ने तेजेश्वर के आखिरी सफर का पता लगाने के लिए आसपास के सभी इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, जिसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। उस फुटेज में तेजेश्वर सड़क किनारे खड़े होकर एक कार में बैठे कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा था। उनकी बातचीत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो लोग अजनबी हों, बल्कि ऐसा लग रहा था कि तेजेश्वर उन्हें पहले से अच्छी तरह जानता था। कुछ मिनट बातचीत करने के बाद तेजेश्वर अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर खुद उसी कार में बैठ गया। कार में कुल 4 लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, पीछे की सीट पर 2 लोग बैठे थे, जबकि तेजेश्वर आगे वाली सीट पर ड्राइवर के बगल में जाकर बैठा था। यहीं से पुलिस को पहली बार एहसास हुआ कि ये मामला किसी साधारण गुमशुदगी या लूटपाट का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज का मिलान तेजेश्वर के मोबाइल फोन की लोकेशन से किया, तो जांच में एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग सामने आया। जहां जहां तेजेश्वर के मोबाइल की लोकेशन बदल रही थी, लगभग उन्हीं सभी जगहों पर वही संदिग्ध कार भी दिखाई दे रही थी। इससे पुलिस को यह स्पष्ट हो गया कि कार में बैठने के बाद तेजेश्वर पूरे समय उसी गाड़ी में मौजूद था और रास्ते में कहीं भी नहीं उतरा था। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था। यह साफ संकेत था कि तेजेश्वर अपनी मर्जी से या विश्वास के आधार पर उन लोगों के साथ गया था। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, यही इस जांच का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। इसी दौरान पुलिस ने तेजेश्वर की निजी जिंदगी की भी गहराई से जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला कि उसकी शादी को अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था। शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे, लेकिन समय बीतने के साथ कुछ पारिवारिक मतभेद सामने आने लगे थे। हालांकि ये मतभेद इतने बड़े नहीं थे कि किसी को उन पर हत्या का शक हो, फिर भी पुलिस ने इस पहलू को भी गंभीरता से जांच में शामिल किया। जांच के दौरान पुलिस को शादी से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में भी पता चला जिसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी 18 मई 2025 को तय थी। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दोनों परिवारों के घरों में खुशियों का माहौल था और मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। लेकिन शादी से केवल 5 दिन पहले अचानक ऐश्वर्या बिना किसी को बताए अपने घर से गायब हो गई। उसके अचानक लापता हो जाने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां चली गई है। सबसे ज्यादा चिंता उसकी मां सुजाता को हो रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी आखिर कहां गई और कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जब इस घटना की जानकारी तेजेश्वर के परिवार को मिली, तो वो भी ऐश्वर्या की तलाश में मदद करने के लिए उसके घर पहुंच गए। दोनों परिवारों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन शुरुआत में उसका कोई पता नहीं चल सका। फिर 16 मई को, यानी शादी से ठीक 2 दिन पहले, ऐश्वर्या अचानक वापस अपने घर लौट आई। जब परिवार वालों ने उससे पूछा कि वो इतने दिनों तक कहां थी, तो उसने बताया कि उसकी मां ने पूरी जिंदगी मेहनत करके उसे पाला है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी मां के पास शादी का खर्च उठाने या समाज के हिसाब से खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। यही सोचकर उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी शादी उसकी मां पर बोझ न बन जाए। इसी मानसिक दबाव में आकर वो कुछ दिनों के लिए अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी। ऐश्वर्या की बात सुनने के बाद दोनों परिवारों ने उसे समझाया कि उसे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस शादी में दहेज या पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसकी मां पर किसी तरह का दबाव है। धीरे धीरे ऐश्वर्या भी परिवार की बात समझ गई। उसे एहसास हुआ कि भावनाओं में बहकर बिना बताए घर छोड़ देना सही फैसला नहीं था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और परिवार से वादा किया कि आगे से वो किसी भी परेशानी का सामना अकेले करने के बजाय अपने अपनों से बात करेगी। इसके बाद शादी तय समय पर संपन्न हो गई और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शादी के केवल 1 महीने बाद ही ये रिश्ता एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंच जाएगा
जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। हालांकि ऐश्वर्या के शादी से पहले अचानक घर छोड़कर चले जाने की घटना के बाद तेजेश्वर का परिवार इस रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ हो गया था। उनका मानना था कि जो लड़की शादी से कुछ दिन पहले बिना किसी को बताए घर छोड़ सकती है, वो भविष्य में भी ऐसा कदम उठा सकती है। इसी वजह से परिवार नहीं चाहता था कि तेजेश्वर की शादी ऐश्वर्या से हो। लेकिन ऐश्वर्या ने रोते हुए सभी से कहा कि वो तेजेश्वर से सच्चा प्यार करती है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने परिवार से बार बार विनती की कि उसकी शादी सिर्फ तेजेश्वर से ही कराई जाए। शुरुआत में परिवार अपने फैसले पर अड़ा रहा, लेकिन तेजेश्वर ने भी साफ कर दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ ऐश्वर्या से ही। आखिरकार बेटे की खुशी के आगे परिवार को झुकना पड़ा। भले ही उनके मन में कुछ शंकाएं बाकी थीं, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 18 मई 2025 को दोनों की शादी एक मंदिर में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। जांच के दौरान तेजेश्वर के जुड़वां भाई ने पुलिस को शादी के बाद की कुछ ऐसी बातें बताईं जिन्होंने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद ऐश्वर्या ससुराल तो आ गई थी, लेकिन उसने परिवार के किसी भी सदस्य से घुलने मिलने की कोशिश नहीं की। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेले रहती थी और लगातार मोबाइल फोन पर किसी से बात करती रहती थी। ना वो अपने सास ससुर से खुलकर बातचीत करती थी, ना ननद से और ना ही घर के बाकी सदस्यों से। परिवार का कहना था कि यहाँ तक कि वो अपने पति तेजेश्वर से भी बहुत कम बात करती थी। उसका ज्यादातर समय सिर्फ मोबाइल फोन में ही बीतता था। तेजेश्वर के भाई ने पुलिस को एक और हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि जब 17 जून की शाम तेजेश्वर अचानक लापता हो गया था, तब पूरा परिवार घबराकर उसकी तलाश में इधर उधर भाग रहा था। हर कोई बेचैन था, लेकिन ऐश्वर्या का व्यवहार बिल्कुल अलग था। परिवार के अनुसार उसके चेहरे पर न तो किसी तरह की घबराहट दिखाई दे रही थी और ना ही पति के लापता होने का कोई दुख। जहां घर के बाकी लोग हर संभव जगह तेजेश्वर को ढूंढ रहे थे, वहीं ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठकर लगातार किसी से मोबाइल पर बात करती रही। उसका ये असामान्य व्यवहार परिवार को पहले ही खटक रहा था, लेकिन अब पुलिस के मन में भी कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि शादी के बाद लगभग 15 दिनों में ऐश्वर्या ज्यादातर समय अपने मायके में ही रही थी। वो कभी कभार ही ससुराल आती और वहां भी बहुत कम समय रुकती थी। इन सभी बातों ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि ऐश्वर्या के मोबाइल फोन की कॉल, डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन हिस्ट्री निकाली जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो आखिर किस व्यक्ति से घंटों बात करती रहती थी। इसी बीच पुलिस ने तेजेश्वर की मोटरसाइकिल की भी फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट और बाकी सबूत तलाशने के दौरान जांच पुलिस की नजर बाइक पर लगे एक छोटे से जीपीएस ट्रैकर पर पड़ी। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने तुरंत परिवार से पूछा कि क्या ये जीपीएस ट्रैकर तेजेश्वर ने खुद अपनी बाइक में लगवाया था, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि उन्हें इस ट्रैकर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और तेजेश्वर ने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया था। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब उन्हें शक होने लगा कि किसी ने ये ट्रैकर चोरी छिपे बाइक पर लगाया था, ताकि तेजेश्वर कहां जाता है और हर समय उसकी लोकेशन पर नजर रखी जा सके। अगर ऐसा था तो इसका मतलब साफ था कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे पहले से रची गई एक बेहद साजिश काम कर रही थी। जब पुलिस ने तेजेश्वर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की, तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। जिन लोगों के साथ तेजेश्वर आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में कार में बैठा दिखाई दिया था, उनमें से किसी भी व्यक्ति से उसकी घटना वाले दिन या उससे पहले फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब इस बात ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर उन लोगों ने तेजेश्वर को फोन करके नहीं बुलाया था, तो फिर उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? इसी सवाल का जवाब पुलिस को बाइक पर मिले जीपीएस ट्रैकर से मिला। जांच अधिकारियों का मानना था कि आरोपियों ने तेजेश्वर को फोन करने के बजाय उसी जीपीएस ट्रैकर के जरिए उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक की और सही समय पर उसी जगह पहुंच गए। इस तरीके से उन्होंने जानबूझकर फोन कॉल का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि बाद में कॉल रिकॉर्ड उनके खिलाफ सबूत न बन सके। अब पुलिस को लगभग यकीन हो चुका था कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पहले से बेहद सोच समझकर रची गई साजिश थी। इसके बाद
पुलिस ने ऐश्वर्या के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। पुलिस के अनुसार शादी के दिन से लेकर तेजेश्वर के लापता होने तक ऐश्वर्या ने एक ही मोबाइल नंबर पर लगभग 2000 बार बातचीत की थी। इनमें से कई कॉल कई कई घंटों तक चली थीं। इसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि इसी दौरान ऐश्वर्या और उसके पति तेजेश्वर के बीच कितनी बातचीत हुई थी। रिकॉर्ड के अनुसार इस पूरे समय में दोनों के बीच लगभग 150 कॉल ही हुई थी। यानी ऐश्वर्या अपने पति से कहीं ज्यादा समय किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रही थी। जब भी ससुराल वाले उससे पूछते कि वो घंटों किससे बात करती रहती है, तो वो हमेशा यही कहती कि वो अपनी मां से बात कर रही है। शुरुआत में परिवार ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि नई नई शादी हुई है, इसलिए शायद उसे अपने मायके की याद आती होगी। लेकिन धीरे धीरे यही बात पति पत्नी के बीच तनाव की वजह बनने लगी। परिवार के अनुसार तेजेश्वर अक्सर ऐश्वर्या से शिकायत करता था कि वो हर समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहती है और उसके साथ समय बिताने के बजाय किसी और से लगातार बातें करती रहती है। इसके बाद पुलिस ने ऐश्वर्या को थाने बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उसके जवाब पुलिस को सही नहीं लगे। इसके बाद पुलिस उसके मायके पहुंची और उसकी मां सुजाता को भी पूछताछ के लिए थाने ले आई। जब पुलिस ने सुजाता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच की, तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस नंबर पर ऐश्वर्या ने लगभग 2000 कॉल की थी, उसी नंबर पर सुजाता ने भी कई बार लंबी बातचीत की थी। जब उस मोबाइल नंबर की पहचान की गई, तो पता चला कि वो उस बैंक मैनेजर तिरुमला राव का नंबर था, जहां सुजाता सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी। अब जांच की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक बैंक मैनेजर का सुजाता और उसकी बेटी ऐश्वर्या से क्या संबंध था, और ऐश्वर्या उससे इतनी ज्यादा और इतनी लंबी बातचीत आखिर क्यों करती थी। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने तिरुमला राव के बारे में भी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि तिरुमला राव की शादी साल 2019 में हुई थी। शादी के लगभग 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकी। समय बीतने के साथ दोनों के रिश्तों में भी दूरियां बढ़ने लगी थी। उधर सुजाता उसी बैंक में सफाई कर्मचारी थी, जहां तिरुमला बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत था। रोज की मुलाकातें, बातचीत और साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता अवैध प्रेम संबंध में बदल गया। दोनों अक्सर घंटों फोन पर बातें करते और मौका मिलने पर एक दूसरे के साथ समय भी बिताते थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक दिन एक आदमी लोन लेने के लिए बैंक में तिरुमला राव के पास आया था। तिरुमला पहले से जानता था कि वो आदमी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इसी वजह से तिरुमला ने उस आदमी से एक सौदा कर लिया। उसने कहा कि वो उसका लोन पास करवाने में मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे उसका एक निजी काम करना होगा। पुलिस के मुताबिक यहीं से इस हत्या की साजिश शुरू हुई। इसके बाद उस आदमी ने इस योजना में साथ देने की हामी भर दी। पुलिस के मुताबिक तिरुमला ने अपने ड्राइवर और एक ऑटो चालक को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। इसके बाद तिरुमला ने ऑनलाइन एक जीपीएस ट्रैकर मंगवाया और उसे ऐश्वर्या को दे दिया। उसने कहा कि बिना किसी को शक हुए इसे तेजेश्वर की बाइक पर लगा दे, ताकि वो हर समय उसकी लोकेशन पर नजर रख सके। पुलिस के मुताबिक इसके बाद तिरुमला ने अपने साथियों से कहा कि पहले तेजेश्वर का भरोसा जीते। फिर उसके साथी कई बार तेजेश्वर से मिले और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। कुछ मुलाकातों के बाद उन्होंने तेजेश्वर से कहा कि उनके पास लगभग 10 एकड़ जमीन है, जिसकी पैमाइश करवानी है। इसके बदले उसे अच्छी खासी रकम भी दी जाएगी। तेजेश्वर प्राइवेट लैंड सर्वेयर था और ऐसे काम करना उसके पेशे का हिस्सा था, इसलिए उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे लगा कि ये अच्छा काम है, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद जमीन के सर्वे के लिए 17 जून 2025 की तारीख तय कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 17 जून को जैसे ही तेजेश्वर सर्वे के लिए घर से निकला, तिरुमला राव के साथी कार में बैठकर जीपीएस ट्रैकर की मदद से उसकी लोकेशन पर नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्हें तेजेश्वर की एग्जैक्ट लोकेशन मिली, वो सीधे उसके पास पहुंच गए। दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज में भी तेजेश्वर उनके साथ हंसते हुए और आराम से बात करता दिखाई देता है। उसे उन लोगों पर पूरा भरोसा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बात करने के बाद आरोपी तेजेश्वर को अपनी कार में बैठा कर ले गए। उन्होंने जमीन के सर्वे का बहाना बनाया, लेकिन पुलिस के मुताबिक
वो उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जा रहे थे, जहां उनकी साजिश को अंजाम दिया जाना था। पुलिस के मुताबिक जैसे ही कार सुनसान जगह पर पहुंची, पीछे बैठे आरोपियों ने अचानक तेजेश्वर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर कई वार किए, जिससे उसे संभलने या बचने का कोई मौका नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान आरोपियों ने वीडियो कॉल पर तिरुमला राव को पूरी घटना दिखाई। जब उसे यकीन हो गया कि तेजेश्वर की मौत हो चुकी है, तो उसने तुरंत ऐश्वर्या को फोन करके इसकी जानकारी दी। इसके बाद तिरुमला ने अपने साथियों को एक और जरूरी निर्देश दिया। उसने कहा कि वो मेन हाईवे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उनकी गाड़ी आसानी से रिकॉर्ड हो सकती है। इसके बजाय तिरुमला ने उन्हें नहर के किनारे वाले सुनसान कच्चे रास्ते से आने को कहा, ताकि कोई उन्हें देख ना सके। पुलिस के मुताबिक रास्ते में नदी के पास पहुंचकर आरोपियों ने तेजेश्वर का मोबाइल और उसका बाकी सामान पानी में फेंक दिया, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। उधर तिरुमला पहले से ही तय जगह पर उनका इंतजार कर रहा था। जब सभी आरोपी वहां पहुंचे, तो उसने पूरी घटना के बारे में पूछा और ये पक्का किया कि उनका काम पूरा हो चुका है। इसके बाद उसने अपने साथियों को नए कपड़े और कुछ नकद रुपए दिए, साथ ही बाकी पैसे 20 जून को देने का वादा किया। पुलिस के मुताबिक तेजेश्वर के खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल किया गया बाकी सामान भी वहीं फेंक दिया गया, जहां उसका शव मिला था, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि तिरुमला राव ने तेजेश्वर की हत्या की साजिश क्यों रची। पुलिस ने जब इस एंगल से जांच आगे बढ़ाई, तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। जांच के मुताबिक जब भी सुजाता किसी वजह से बैंक नहीं जा पाती थी, तो उनकी जगह उनकी बेटी ऐश्वर्या सफाई का काम करने चली जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बैंक मैनेजर तिरुमला राव से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन पुलिस का आरोप है कि धीरे धीरे दोनों करीब आ गए और उनके बीच प्रेम संबंध बन गया। पुलिस के मुताबिक तिरुमला राव एक ही समय में सुजाता और उसकी बेटी ऐश्वर्या दोनों के साथ रिश्ते में था। शुरुआत में माँ बेटी दोनों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। सुजाता को नहीं पता था कि तिरुमला का ऐश्वर्या से भी संबंध है, और ऐश्वर्या को भी ये मालूम नहीं था कि उसकी माँ भी उसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के सामने सच्चाई आ गई। पुलिस के अनुसार ये जानकर सुजाता गहरे सदमे में आ गई। उसे डर था कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो उसकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से सुजाता ने तय किया कि वो जल्द से जल्द ऐश्वर्या की शादी कर देगी, ताकि शादी के बाद उसका तिरुमला राव से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन तिरुमला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। पुलिस का आरोप है कि वो ऐश्वर्या से दूसरी शादी करना चाहता था और उसके साथ नया परिवार बसाना चाहता था। उधर रिश्तेदार और समाज भी सुजाता पर ऐश्वर्या की शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इसलिए सुजाता को लगा कि शादी ही उसकी बेटी को तिरुमला से दूर करने का सबसे सही तरीका है। लेकिन ऐश्वर्या उस समय शादी नहीं करना चाहती थी। वहीं तिरुमला भी नहीं चाहता था कि ऐश्वर्या किसी और की पत्नी बने। तिरुमला ने कई बार सुजाता को समझाने की कोशिश की कि वो ऐश्वर्या की शादी ना करे, लेकिन सुजाता अपने फैसले पर कायम रही और शादी की तैयारियां जारी रखी। इसके बाद तिरुमला ने अपनी पत्नी से भी बात की। उसने कहा कि उनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता है। उसने अपनी पत्नी को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने ये बात साफ तौर पर ठुकरा दी। पुलिस के मुताबिक यहीं से तिरुमला राव ने एक नई योजना बनाई। जांच के अनुसार जब उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी, तो उसने ऐश्वर्या से कहा कि फिलहाल वो तेजेश्वर से शादी कर ले। उसका कहना था कि आगे चलकर वो दोनों कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसी दौरान ऐश्वर्या की सगाई तेजेश्वर से हो गई। पहले शादी फरवरी 2025 में होनी थी, लेकिन बाद में तारीख बदलकर 18 मई 2025 कर दी गई। जैसे जैसे शादी का दिन पास आया, ऐश्वर्या परेशान रहने लगी। उसे डर था कि शादी के बाद वो हमेशा के लिए तिरुमला से दूर हो जाएगी। इसी वजह से शादी से करीब 5 दिन पहले ऐश्वर्या बिना किसी को बताए घर से निकलकर सीधे तिरुमला राव के पास चली गई। जांच के मुताबिक तिरुमला उसे अपने घर ले गया और एक बार फिर अपनी पत्नी से दूसरी शादी की इजाजत मांगी, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बार भी साफ मना कर दिया। जब दोनों को लगा कि उनकी बात कभी पूरी नहीं होगी, तो ऐश्वर्या 16 मई को वापस घर लौट आई। इसके बाद
18 मई 2025 को उसकी शादी तेजेश्वर से हो गई। लेकिन पुलिस का दावा है कि शादी के बाद भी ऐश्वर्या और तिरुमला राव के बीच संपर्क बना रहा। दोनों फोन और वीडियो कॉल पर लगातार बात करते थे। कॉल रिकॉर्ड के अनुसार कई बार उनकी बातें घंटों तक चलती थी। पुलिस का यह भी कहना है कि शादी वाले दिन भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। उधर तेजेश्वर को धीरे धीरे ये बात परेशान करने लगी कि ऐश्वर्या अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताती थी। जब भी वो उसे फोन कम चलाने और परिवार पर ध्यान देने के लिए कहता तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। समय के साथ ये झगड़े बढ़ते गए। इसी दौरान ऐश्वर्या और तिरुमला ने तेजेश्वर को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। समय के साथ तिरुमला राव को लगने लगा कि अगर तेजेश्वर की मौत हो जाए तो ऐश्वर्या हमेशा उसके साथ रह सकेगी। उसे यह भी लगता था कि तेजेश्वर की संपत्ति पर ऐश्वर्या का अधिकार हो जाएगा और फिर दोनों बिना किसी परेशानी के साथ रह पाएंगे। पुलिस का आरोप है कि शुरुआत में दोनों इस बात को लेकर तय नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस योजना को अंतिम रूप दे दिया। उनका प्लान था कि वारदात के बाद कुछ समय के लिए किसी दूर जगह पर छिप जाएंगे ताकि पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ ना सके। जांच के मुताबिक इस योजना के लिए तिरुमला राव ने करीब 20 लाख रुपए का लोन लिया। इसी रकम में से हत्या करने वालों को लगभग 2 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। जांच के मुताबिक इस योजना के लिए तिरुमला राव ने करीब 20 लाख रुपए का लोन लिया। पुलिस का यह भी दावा है कि शादी के बाद तेजेश्वर की हत्या की कई बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से वो सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 17 जून 2025 को पहले से बनाई गई योजना के तहत तेजेश्वर की हत्या कर दी गई। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच की। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और दूसरे सबूतों के आधार पर कार में मौजूद सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी तिरुमला राव भी पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया। वहीं पूछताछ के बाद ऐश्वर्या को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि तिरुमला राव के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इस आरोप में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि सुजाता के पति और बेटे की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद इलाके में कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कहीं उन मौतों का भी इस मामले से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इन बातों की पुष्टि करता हो। इसलिए इन्हें सिर्फ लोगों की चर्चाएं माना जाना चाहिए, सच नहीं। फिलहाल इस मामले की जांच और अदालत की कार्रवाई जारी है। अंतिम फैसला अदालत ही सबूतों और गवाहों के आधार पर करेगी। कानून के अनुसार जब तक अदालत किसी को दोषी साबित नहीं करती, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाता। इसी के साथ तेजेश्वर हत्याकांड की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।